नहीं, एम ही ले लिया आपने फॉरवर्ड एग्रीमेंट। तो इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट को क्या कहूंगा, बेचारा अकेला है, स्टैंड अलोन है। और छड़ा, चिड़ा नहीं, छड़ा, ये छड़ा है, बेचारा स्टैंड अलोन है। बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है कि जिसमें मेल फीमेल का चक्कर भी है। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ आई स्टैंड अलोन क्यों कहते हैं स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव को। क्योंकि ऐसा डेरिवेटिव जो किसी हेज्ड आइटम के लिए नहीं खरीदा गया, तो ये अकेला है, इसके साथ कोई हेज्ड आइटम नहीं है, तो इसलिए इसको स्टैंड अलोन डेरिवेटिव कहते हैं या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए डेरिवेटिव कहते हैं। और वो डेरिवेटिव जो हेज्ड के लिए खरीदा है, उसके साथ कोई हेज्ड आइटम भी है, तो फिर उसको हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हेज्ड आइटम कोई एसेट भी हो सकता है और कोई लायबिलिटी भी हो सकती है, कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी हो सकती है। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताएं, हम आईएफआरएस 9 पढ़ रहे हैं, मैंने आपको हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग पढ़ानी है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की? सोचे जरा, हम पढ़ क्या रहे हैं? वैसे फ्लो चार्ट को भी गौर से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव की अकाउंटिंग, ऊपर भी हमने डेरिवेटिव की अकाउंटिंग पढ़ी। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा कि हेज आइटम की? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो हमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग पढ़नी है, हमें हेज आइटम की अकाउंटिंग इस आईएस में नहीं पढ़नी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें असूलन तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग पढ़नी चाहिए, हेज आइटम की अकाउंटिंग नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन आईएफआरएस 9 के जज्बात सुनिएगा। आईएफआरएस 9 ये कहता है जी, N95, क्या बात है, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी अहमद मैं हेज की ना अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे, तो उस पर परेशान ना हुआ, मेरी बस कहानी को सुनते रहे। ओके बच्चों सुने जरा, आईएफआरएस 9 कहता है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हेज्ड आइटम के लिए बना, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, तो हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग पढ़े बगैर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग नहीं समझी जा सकती। क्यों भाई, हम तो डेरिवेटिव की अकाउंटिंग पढ़े थे, हमें तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग पढ़नी थी। लेकिन आईएफआरएस 9 कहता है कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जोड़ा यार, ये कैसे हो सकता है कि हेज आइटम की अकाउंटिंग ना समझी जाए और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग समझी जाए? ये दोनों अकाउंटिंग पैरेलल समझना जरूरी है। क्यों जी? मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट सर, क्या मतलब कि जो हेज आइटम की अकाउंटिंग होगी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग भी वैसे ही होगी। तो जब तक हेज आइटम की अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते या समझ नहीं सकते उसको अच्छे तरीके से। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग of hedging instrument accounting, you need to learn first hedged item accounting. ठीक है बच्चों, और ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ना मुझे एक छोटा सा आईएस आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और वह है आईएस 21, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो मैं आईएफआरएस 9 को यहीं पे स्टॉप करूंगा और आईएस 21 पढ़ेंगे। परेशान नहीं होना, छोटा सा आईएस है, आज के लेक्चर में ही आईएस 21 खत्म हो जाएगा और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर अनफॉर्चुनेटली मंडे को होगा, क्योंकि इस वीक में सिर्फ एक ही लेक्चर होना था आज का।
तो IAS 21 पे मुझे स्विच करना पड़ेगा अभी, ताकि मैं चाहता हूं कि हेजिंग की अकाउंटिंग अच्छे तरीके से समझ आए। तो हमें IAS 21 समझना पड़ेगा। IAS 21 स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल, एग्रीमेंट टू सेल डॉलर भी हो सकता है। जी रेहान, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ना IAS 21 को पढ़ लेंगे ना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। राव ने क्वेश्चन किया डेरिवेटिव का ताल्लुक करेंसी से होता है। नहीं 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 नहीं, डेरिवेटिव, मैंने ना आपको राव, आपको याद होगा मैंने ये बात की थी। डेरिवेटिव तो जनाब, फॉरवर्ड एग्रीमेंट तो डॉलर खरीदने का भी हो सकता है, शेयर खरीदने का भी हो सकता है, इवन गंदम खरीदने का भी हो सकता है। मैंने बताया था कि किसान, फार्मर, ये सदियों से करते आए हैं ये एग्रीमेंट। तो गंदम खरीदने का भी एग्रीमेंट हो सकता है जनाब, फसल खरीदने का। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि करेंसी का ही हो, शेयर खरीदने का हो सकता है, किसी भी चीज को खरीदने का हो सकता है। हाँ, क्रूड ऑयल के फ्यूचर आपने देखा था अभी, ये जो फ्यूचर किस तरह से नीचे उनकी प्राइसेस रही थी, माइनस में चली गई थी। ले जी, मैं IFRS 9 को स्टॉप करके IAS 21 पे आ गया। IAS 21 छोटा सा IAS है, ये नॉर्मल रूटीन में भी आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। तो आज IAS 21 को हम पढ़ेंगे ताकि बात हेजिंग की हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। IAS 21 का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल यूं लें कि मैं एक चीज इंपोर्ट करता हूं 1 जनवरी 2019 को, इंपोर्टेड अ मशीन $1,00,000 की। मशीन मेरे पास इंस्टॉल हुई 1 फरवरी 2019 को। मैंने इसकी पेमेंट की 30 सितंबर 2019 को। इन तीनों डेट पे रेट मैं लिख देता हूं। PKR पर डॉलर पहले था 155, बढ़ के हुआ 158 और फिर हुआ 160। 30 जून को ईयर एंड था और उस दिन रेट था 159। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2019 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा। 1 जनवरी 2019 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा। हमारी करेंसी PKR है, पाकिस्तानी रुपीस, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन मशीन हमने डॉलर में खरीदी है। तो मैं मशीन टू पेबल तो करूंगा, ये एंट्री तो कोई कमाल नहीं थी, कैश तो नहीं करूंगा, मैं कैश नहीं पे किया, मशीन ही करूंगा। लेकिन आपने मुझे अमाउंट बतानी थी, ये कोई कमाल नहीं था कि आपने मुझे एंट्री बता दी। एंट्री तो मसला ही कोई नहीं, एंट्री तो सबको क्लियर है कि मशीन डेबिट होनी चाहिए और पेबल क्रेडिट। असल कमाल था आपने मुझे बताना था कि अमाउंट क्या लिखूं। 155,000 बिल्कुल सही है।
150,000 नहीं, 160 नहीं आएगा, 155। जी आपको वालेकुम आवाज आ सलाम। रही सर मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। I cannot जी hear जी you sir. जी, मेरी आवाज जा रही है सबको। $155,000। तो एक बच्चे ने गलती से भी कहा 160। नहीं जनाब, जिस दिन हमने मशीन इंपोर्ट की उस दिन क्या रेट था? 155। तो 155 पे हमने मशीन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन बच्चों ये रन आ गया 30 जून को। क्या मैं 30 जून को जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या मुझे वहां पे लिखना चाहिए कि मेरे पेबल 155,000 के हैं? क्या मुझे लिखना चाहिए मेरे पेबल 155,000 के हैं? क्या वाकई 155,000 के हैं? सॉरी, ये 155,000 नहीं बनता। ये कितना बनता है चेक करने में। चलो मैं इसको आसान कर देता हूँ, मैं मशीन $1,000 की कर देता हूँ, फिर ठीक है 155,000। बात को आसान कर लेंगे। मुझे क्या ये बताना चाहिए मेरे पेबल 155,000 के? ये झूठ होगा, ये सरासर झूठ होगा। मेरी लाइबिलिटी 159,000, आज का रेट 159 है। तो मैंने असल में ना 155 देना है ना 159 देना है, मैंने तो देना है $1,000। और $1,000 आजकल कितने का मिलता है? 159। तो मुझे $4,000 का पेबल इंक्रीज करना, तो पेएबल को क्रेडिट करूंगा 4,000 से और लॉस डेबिट करूंगा। इस लॉस को कहते हैं फॉरेक्स लॉस। फॉरेक्स लॉस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री कब पास हुई? 30 जून को। अच्छा, फॉरेक्स लफ्ज क्या है? फॉरेन एक्स मीन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को इन शॉर्ट फॉरेक्स बोलते हैं। तो आप इसको फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी कह सकते हैं, आप इसको करेंसी एक्सचेंज लॉस भी कह सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। फॉरेक्स लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ठीक हो गया। तो अब लाइबिलिटी, ये एंट्री पास करने से होगा क्या? मेरी लाइबिलिटी बढ़ के 159 हो जाएगी। तो बच्चों मुझे पे करना है, डॉलर जैसे जैसे बढ़ रहा है मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक हो गया। और जब पेमेंट का दिन आया 30 सितंबर, 30 सितंबर पेमेंट का दिन आया, उस दिन डॉलर है 160 का। तो अल्टीमेटली हैव टू पे 160,000 रुपीज। मुझे अल्टीमेटली पे करना पड़ा मुझे अल्टीमेटली पे करना पड़ा 160,000। लेकिन मेरी लाइबिलिटी कितनी थी? मेरी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में लिखी थी वो कितनी थी? 159। तो मुझे 1,000 का फिर लॉस हो गया, फॉरेक्स लॉस हो गया। पहले भी 4,000 का लॉस हुआ था ईयर एंड पे, 1,000 का फिर लॉस हो गया। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि लॉस हो। आज अगर मैं यूं कहूं कि डॉलर 160 के बजाय 157 हो जाता तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता था, मतलब फॉरेक्स गेन हो सकता था आज। ठीक है, अगर 157 रेट होता तो मुझे गेन भी हो सकता था। समझ रहे हैं ना आप? तो अगर मैं 157 पे करना पड़ता तो लाइबिलिटी 157 से कैश क्रेडिट होता, लेकिन लाइबिलिटी डेबिट होती 159 से, और 2,000 का मुझे फॉरेक्स गेन हो जाता। बेसिक कंसेप्ट सुन लें। लाइबिलिटी है फॉरेन करेंसी के अंदर, जैसे जैसे फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ेगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी बढ़ना लॉस है। लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है।
लेकिन जैसे जैसे डॉलर का रेट कम होगा, फॉरेन करेंसी का रेट कम होगा, डॉलर तो एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी करेंसी हो सकती है, दिरहम, दिनार, रियाल, पाउंड, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे फॉरेन करेंसी का रेट कम होगा, मेरी लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी का कम होना गेन है। ठीक है क्या बच्चों? जी बच्चों, ये बात ठीक है। चले, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने 1 जनवरी 2019 को एक्सपोर्ट किया है, कुछ भी एक्सपोर्ट किया है, $1000 की मशीन की है, कपड़ा वटावर, टेक्सटाइल की हमारी कंपनी है, तो हमने टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। हाँ, रेहान का ना सवाल सुन ले। रेहान ने कहा मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मशीन बस डेप्रिसिएट होगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन डॉलर के रेट बढ़ने से हम ये नहीं कहेंगे मशीन भी महंगी होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं अगर एक्सपोर्ट करता और सेम रेट में एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सारा कुछ ऐसे ही था, और डेट्स भी सेम है, तो मैं क्या एंट्री पास करता? मैं 1 जनवरी को क्या एंट्री पास करता? सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। कितने से? 155,000 से। जिस दिन सेल की उस दिन रेट क्या है? 155,000। और मेरे डेटर डेबिट हो गए। डेटर मीन रिसीवेबल्स मीन एसेट्स। 30 जून आ गया, 30 जून आ गया, पैसे नहीं है। 30 जून आ गया, पैसे नहीं आए, वो नहीं आए जिनका इंतजार था। पैसे नहीं आए, तो फिर क्या मुझे बैलेंस शीट में रिसीवेबल लिखने चाहिए 155,000 के, या मेरे रिसीवेबल कुछ और हैं? मेरे रिसीवेबल 155,000 नहीं है, मेरे रिसीवेबल है $1,000। और $1 आजकल कितने का है? $1 आजकल कितने का है? 159 का। तो मेरे असल रिसीवेबल तो 159,000 है, तो 4,000 से रिसीवेबल बढ़ गए, 4,000 से रिसीवेबल बढ़ गए। इसको हम कहेंगे फॉरेक्स गेन। और जी, पता है क्या, आप पाकिस्तान में रहते हैं राव साहब, आप इंपोर्ट करते हैं तब भी इनवाइस डॉलर में बनती है, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तब भी इनवाइस डॉलर में बनती है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ ना ये जुल्म है। हम इंपोर्ट करें तब भी बिल डॉलर में बनता है, एक्सपोर्ट करें तब भी बिल डॉलर में बनता है। इसी को तो कहते हैं अमेरिका की जो बदमाशी है, कि पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता ही नहीं है राव साहब, हद हो गई, पूरी दुनिया के अंदर करेंसी, कौन सी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है? डॉलर के अंदर। आप इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडिया की करेंसी डॉलर है ना आपकी करेंसी डॉलर है, लेकिन किस करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिया के साथ? डॉलर में। आप थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, सऊदीया के साथ, किस किस करेंसी में करते हैं? डॉलर में। ना आपकी करेंसी डॉलर, ना मलेशिया की करेंसी डॉलर। यूरोप ने तो काफी चेंज कर दिया ना, यूरोप के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है वो यूरो में होती है। तो चाइना भी बड़ी कोशिश कर रहा है कि जितनी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो वो चाइनीज करेंसी के अंदर हो, कोशिश तो कर रहा है वो। लेकिन अभी भी आप समझ लें कि
70% दुनिया के अंदर डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है ना, इसलिए तो डॉलर ऊपर जाता है हमेशा, डॉलर की डिमांड रहती है। अच्छा बच्चों, मुझे जब पेमेंट मिली ना 30 सितंबर को, मुझे पेमेंट क्या मिलनी है, $1000, और उस दिन डॉलर का रेट क्या है? जी, ईरान की कोशिश कोई कामयाब नहीं होने वाली, मतलब मुस्तकबिल करीब में ईरान के ऊपर अभी ये जो है ना, ये सब बहरहाल कहीं और चले गए। कैश 160,000 हमें मिलेगा, हमें तो मिलना है $1000, और वो है आजकल 160 का, तो मुझे 160,000 मिलके रहेगा। बल्कि मैं कैश की एंट्री बाद में पास करता हूँ, पहले रिसीवेबल को देखें, मेरे रिसीवेबल बढ़ गए, मेरे रिसीवेबल बढ़ गए, दोबारा फॉरेक्स गेन हो गया मुझे, ठीक हो गया। तो अब ये ना लेफ्ट और राइट दो एग्जांपल हैं, इन दोनों एग्जांपल में एक चीज समझें, डॉलर का रेट बढ़ने से, फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, गेन होता है, लेकिन लायबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ती है मगर लॉस होता है ना। यानी कि एसेट बढ़ जाए तो नफा, लायबिलिटी बढ़ जाए तो नुकसान, उलट कर दें, उलट कर दें, एसेट कम हो जाए तो नुकसान, लेकिन लायबिलिटी कम हो जाए तो नफा, प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। तो इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, उसको हमेशा एक रिस्क रहता है, करेंसी रिस्क जिसको हम कहते हैं, फॉरेक्स रिस्क। इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, उसको एक फॉरेक्स रिस्क रहता है। जी बच्चों, क्या रिस्क रहता है इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को? इंपोर्टर को किस चीज का रिस्क होता है कि डॉलर कहीं, इस बात को कंप्लीट करें, इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, इंपोर्टर को रिस्क है कि डॉलर कहीं महंगा ना हो जाए, सस्ता ना हो जाए, इंपोर्टर को रिस्क। अभी इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हम दोबारा जाएंगे हैजिंग के ऊपर, और हैजिंग की एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें बात मुकम्मल समझ आ जाए। IAS 21 में आप समझ लें आपने आधा IAS 21 पढ़ लिया हुआ है, आधा IAS 21 जो रहता है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हैजिंग के ऊपर आ जाते हैं। कैश रिसीव कर लेते हैं, कैश रिसीव कर लेते हैं।
30 जून को हुआ 159 और 30 सितंबर को हुआ 160। तो हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ऊपर जो की थी वो इनफैक्ट पेबल की अकाउंटिंग थी, तो पेबल को मैंने हेज किया। मुझे यही डर था कि डॉलर का रेट बढ़ेगा और मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो मैंने हेजिंग करवा ली। मैंने एक डेरिवेटिव एग्रीमेंट खरीद लिया और डेरिवेटिव एग्रीमेंट के थ्रू मैंने क्या किया डीलर के साथ, मैंने उसके साथ कहा कि मुझे तय करो कि मुझे $1000 चाहिए। कब चाहिए? एट 30 सितंबर। ये एग्रीमेंट कब किया मैंने? 1 जनवरी 19 को, जिस दिन मैंने इंपोर्ट की। मैंने उसको कहा मुझे $1000 चाहिए एट 30 सितंबर को। रेट रुपया पे किया, बस ₹500। ठीक है बच्चों, सिर्फ ₹500 पे किया। अब ना IAS 21 की अकाउंटिंग जो आपने थोड़ी देर पहले की थी वो मैं रिपीट करता हूँ। IAS 21 की अकाउंटिंग रिपीट करूंगा तो आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझने में। सेम वही जो ऊपर मैंने किया था कि मैंने 1 जनवरी को जब ये इंपोर्ट की थी, मैंने क्या एंट्री पास की थी? मैंने मशीन को डेबिट किया, पेएबल को क्रेडिट किया 155,000 से। लेकिन मुझे डर था कि डॉलर का रेट दिन ब दिन बढ़ ना जाए और मुझे पैसे ज्यादा ना पे करने पड़ जाए, यही मुझे रिस्क था। इसी रिस्क को मैंने हेज करने के लिए फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया। 30 जून को हुआ ये कि वाकई डॉलर का रेट बढ़ गया और मुझे वाकई ही 4000 का लॉस हो गया। मेरे पेबल बढ़ गए, मेरे पेबल 159,000 हो गए 155 से बढ़ के। और 30 सितंबर को मेरे पेबल और बढ़ गए, मेरा फॉरेक्स लॉस फिर हो गया 1000 का और मेरे पेएबल बढ़ के 160 हो गए, 1000 से मजीद बढ़ गए। बच्चों ये अकाउंटिंग क्लियर है? ये अकाउंटिंग क्लियर है? ये अकाउंटिंग क्लियर? ये तो ऊपर की नाम ने वही IAS 21 की अकाउंटिंग है। और ये फॉरेक्स गेन लॉस कहाँ जाना है? ये फॉरेक्स गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में जाना है, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो। अब मजे की चीज देखिएगा कि जैसे जैसे मैंने ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट करवाया, फॉरवर्ड एग्रीमेंट को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों कह रहे हैं? ये हेजिंग इससे कैसे हो गई? देखें, जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, मुझे लॉस हो रहा है ऑन रिसीवेबल्स, सॉरी ऑन पेबल्स। पेबल्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे पेबल के ऊपर लॉस हो रहा है। लेकिन अब फॉरवर्ड एग्रीमेंट का जादू देखिएगा कि मैंने ये जब एग्रीमेंट लिया, मैंने क्या एंट्री पास की होगी पहले दिन? डेरिवेटिव की अकाउंटिंग देखिएगा, पहले दिन मैंने क्या एंट्री पास की होगी? 1 जनवरी 19 को मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट डेबिट किया होगा 500 से और मैंने कैश पे किया था इसके बदले में। जी बच्चों, पहले दिन यही एंट्री पास की होगी। आपने डेरिवेटिव की अकाउंटिंग थोड़ी देर पहले देखी थी, तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट जितने का खरीदा उतने का रिकॉर्ड कर दिया। ठीक हो गया बच्चों? अब 30 जून को देखिए फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ क्या है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ क्या है? मुझे 30 जून को नजर आ रहा है कि ये डॉलर कितने का हो गया? 159 का। लेकिन मुझे ये डॉलर कितने का मिलेगा? 150। मुझे 159 वाला डॉलर 156 का मिलेगा, तो मुझे ₹3 का फायदा हो गया। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ होगी 3 मल्टीप्लाई बाय $1000, तो 3000 का फायदा हो गया। तो इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ है ₹3000। 3000 यार, 4000 कहां से आ गया? देखें, दोबारा देखें, 30 जून को रेट है 159 और मुझे ये डॉलर कितने का मिलना है? 156 का। तो मुझे 159 वाला डॉलर 156 का मिलना है, तो 3000 इसकी वर्थ है।
सॉरी ये थी 30 सितंबर में मैंने लिखना था, ये 30 सितंबर का रेट था। ठीक हो गया, अब आपका ठीक है, मसला हल हो गया। शहनाज ने कहा कि आपने 2 दफा क्यों लिख दिया, वो गलती से लिखा 30 सितंबर का। जब बच्चों 3,000 रुपए का जो मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट के ऊपर इस 3,000 फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ मैंने कैलकुलेट की, ये सबको क्लियर है? अभी एग्जांपल तो कंप्लीट होने दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी बच्चों, फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ 3,000 रुपया क्लियर है सबको? क्लियर है? लेकिन ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट हमने लिया कितने का था? 500 का। आज कितने का हो गया? 3,000 रुपए का। तो मुझे कितना फायदा हुआ? 2500 का गेन हुआ। मुझे 2500 का गेन हुआ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न। जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा था, मुझे पेएबल के ऊपर लॉस हो रहा था। जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा था, मुझे पेएबल के ऊपर लॉस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है, मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट के ऊपर गेन हो रहा है। वाह! गाड़ी की इंश्योरेंस की एग्जांपल मुझे दोबारा देनी पड़ेगी। गाड़ी का 1,00,000 रुपए का अगर नुकसान हो जाए एक्सीडेंट के अंदर, खुदा ना खास्ता, तो इंश्योरेंस कंपनी से 1,00,000 मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में। यानी कि जितना आपको हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस हो रहा है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उतना ही गेन हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप क्या कहते हैं, मुझे गाड़ी का नुकसान हुआ ही नहीं, हालांकि एक्सीडेंट हुआ, 1,00,000 रुपए का नुकसान बकायदा वर्कशॉप ने आपने पे किया, लेकिन 1,00,000 पूरा ही इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए तो आप क्या कहते हो, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बच्चों, जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी से 1,00,000 पूरा भी मिले। आपका नुकसान समटाइम 1,00,000 होता है, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी से 90,000 मिलता है। तो आप फिर भी तसल्ली आपको होती है कि चलो सिर्फ 10,000 का नुकसान हुआ, 90% तो पैसे मिल गए। तो जैसे जैसे आपको गाड़ी के ऊपर नुकसान होगा, वैसे वैसे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर फायदा होगा। सेम यही कहानी है, जैसे जैसे आपको पेएबल के ऊपर लॉस हो रहा है, आपको इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट के ऊपर गेन हो रहा है। और देखिए, मजीद देखिए, अभी 30 सितंबर को इसी फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ दोबारा देखिए कितनी होगी। आपको 160 वाला डॉलर कितने में मिलना है? 156 में। तो इस एग्रीमेंट की वर्थ क्या है? 4 रुपए का फायदा हो रहा है $1,000 के ऊपर, तो 4,000 का फायदा हुआ। तो आपको फिर कितना गेन हुआ? 1,000 का गेन। तो जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है, आपके पेबल के ऊपर आपको लॉस होता है। लेकिन यहां पे अजीब बात है कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट के ऊपर आपको गेन हो रहा है। ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही है कि गाड़ी के ऊपर अगर 2,00,000 का नुकसान होगा ना, तो इंश्योरेंस पॉलिसी से 2,00,000 मिलेगा। गाड़ी के ऊपर अगर 3,00,000 का नुकसान होगा, तो इंश्योरेंस पॉलिसी से भी 3,00,000 ही मिलेगा। तो जितना आपको हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस हो रहा है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तकरीबन तकरीबन उतना गेन हो रहा है, तकरीबन तकरीबन। अब जरा हेज आइटम की अकाउंटिंग तो आपने 1 जनवरी को आपने फॉरवर्ड एग्रीमेंट रिकॉर्ड किया 500 का। 30 जून को यही फॉरवर्ड एग्रीमेंट बढ़ के कितने का हो गया? कितने का हो गया? 3,000 रुपए का। तो कितना गेन हुआ? 2500 का। तो कैश अकाउंट क्रेडिट 2500। वेरी इंटरेस्टिंग। हेज आइटम के ऊपर लॉस हो रहा है, लॉस, लेकिन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन हो रहा है। ये गेन क्रेडिट, कैश नहीं, गेन, गेन क्रेडिट, यहां गेन हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा बात अजीब लगेगी कि लॉस तो 4,000 का हुआ है, गेन 2500 का हुआ है। तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, जितना गाड़ी के ऊपर लॉस हो, जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी से उतने पैसे मिल भी जाए।
हाँ मिल भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अब दोबारा देखिए 30 सितंबर को पेएबल के ऊपर 1000 का लॉस हुआ था। 30 सितंबर को 1000 का लॉस हुआ था, लेकिन 30 सितंबर को फॉरवर्ड एग्रीमेंट में फिर 1000 का गेन हुआ। इस दफा देखें कि जितना फॉरेक्स लॉस हुआ उतना ही फॉरेक्स गेन हुआ। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग को देखिए और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग को देखिए। जैसे जैसे हेज्ड आइटम के ऊपर प्रॉफिट होता जा रहा है, सॉरी, हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस होता जा रहा है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गेन होता जा रहा है। तो हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते थे अच्छे तरीके से जब तक हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग ना पढ़ते। ये हेज्ड आइटम की जो मैंने अकाउंटिंग की है ये कैसे की है? एज पर IAS 21। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कैसे की है? एज पर IFRS 9। जी बच्चों, ये अकाउंटिंग एंट्रीज क्लियर है? क्लियर है? ये गेन जो है 30 सितंबर को रियलाइज हो जाएंगे राव साहब। शहनाज देखें, मुझे 30 सितंबर को ये डॉलर मिलना है 156 का, लेकिन 30 सितंबर को मार्केट का रेट है 160 रुपए। तो मुझे 160 वाला डॉलर 156 में मिलना है। तो इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ है 4000 रुपया। 4 रुपए का बेनिफिट है तो 4 रुपया पर डॉलर मुझे फायदा है। तो 1000 डॉलर का एग्रीमेंट है तो 4000 का मुझे बेनिफिट है। तो 4000 रुपया इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ है। लेकिन ये एग्रीमेंट मैंने ऑलरेडी 3000 का रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आज 1000 रुपए का गेन हो गया। शहनाज, क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। 2500 को एक्सप्लेन कर दे, हुनैन कह रहे हैं तो सुन ले जी। हमने ये 500 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था। पहले दिन हमने ये कॉन्ट्रैक्ट 500 का रिकॉर्ड कर दिया था, अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देखें। लेकिन बाद में जब डॉलर का रेट बढ़ा 159, लेकिन मुझे ये डॉलर कितने का मिलना है? 156 का। मुझे 159 वाला डॉलर 156 का मिलना है। तो 3 रुपए का मुझे फायदा है पर डॉलर। तो 1000 डॉलर के ऊपर 3000 का फायदा है। तो 3000 इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ है। हालांकि ये मैंने 500 का लिया था, तो इसका मतलब है आज 2500 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये 2500 गेन है। 500 वाला एग्रीमेंट 3000 का हो गया, तो 2500 का गेन हो गया। जी हनैन, क्लियर है? हाँ हाँ, सिंपल डिफरेंस जो है वो गेन लॉस होगा। जिशान अख्तर, ठीक है। अब बच्चों, अकाउंटिंग एंट्रीज तो समझ आ गई है आपको। अब जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा। हाँ इस्माइल, इसी का आंसर देने लगा था मैं। इस्माइल, आपका जो क्वेश्चन है इसी की तरफ हम आने लगे। अब हम 30 जून को जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो क्या करेंगे? 30 जून को जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो क्या करेंगे?
पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड पे दोनों चीजें आनी है। लायबिलिटी साइड पे पेएबल हैं। पेएबल कितने जाने हैं? पेएबल जाएंगे जी 159,000 के 30 जून तक। 30 जून की बात हो रही है, तो 155 के पहले थे 4,000 के पेबल के ऊपर लॉस हुआ तो 159,000। लेकिन एसेट साइड पे एक एसेट जा रहा है जिसका नाम है फॉरवर्ड एग्रीमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल एसेट कह सकते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट कितने का है 30 जून को? 3,000 का। बच्चों इसकी नेटिंग नहीं हो सकती। हम लाइबिलिटी को अलग शो करवाएंगे और एसेट को अलग शो करवाएंगे। लेकिन प्रॉफिट लॉस में जब आएंगे तो प्रॉफिट लॉस में हमें पेबल के ऊपर कितना लॉस हुआ 4,000 और फॉरवर्ड एग्रीमेंट के ऊपर कितना गेन हुआ 2,500। तो हम कैसे लॉस शो करवाएंगे? लॉस ऑन पेएबल हम 4,000 का लॉस शो करवा के 2,500 का गेन शो करवाएंगे। ये लॉस था और ये गेन, इसको नेट कर देंगे 1,500 का लॉस। तो गेन लॉस को प्रॉफिट लॉस में हम नेट करेंगे। गेन और लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में नेट करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को हम नेट नहीं करेंगे। फॉरवर्ड एग्रीमेंट शाहताज अली करंट एसेट है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये 3 महीने में सेटल हो जाना है। तो आज 30 जून है तो 30 सितंबर को सेटल हो जाना, तो ये करंट एसेट है। ले जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे हम मंडे को। स्क्रीनशॉट ले लें जो कुछ आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये डेरिवेटिव की अकाउंटिंग थी, ऐसा डेरिवेटिव जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया। सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।